नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ही एक प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म मैथ विजन में। और हम आपके साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सारे बच्चे एक बार फटाफट जुड़ जाइए। और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही मस्त अध्याय कविता जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। और ये हमारे एक प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों एक बार सब लोग फटाफट जुड़ जाइए, जितने भी लोग हैं वो सब लोग जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के बीच में। और जैसा कि आप लोग पता है कि हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले कवि परिचय की ओर हम वार्ता करेंगे। सबसे हमारा प्रारंभिक अगर कोई चीज होती है तो क्या होती है, कवि परिचय। उसके बाद इस पाठ के कविता का सारांश पढ़ाएंगे आपको। और अंत में तीसरा जो है वो देख ही रहे हैं, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के बीच में। और फटाफट जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जितना जल्दी हो सके सब लोग जुड़ जाइए, देर मत कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले जनतंत्र के जन्म का कवि परिचय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है मेरे प्यारे साथियों। और इस कवि परिचय से क्वेश्चन आता है। जैसे कल के वीडियो में हमने बताया था कि भारत माता ग्रामवासिनी से जो सुमित्रा नंदन पंत हैं उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे भी मिलेगा। तो चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, जनतंत्र का जन्म। पाठ का नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों, यानी कविता जो है वो जनतंत्र का जन्म है। और इनके लेखक अगर बात करें कवि की तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। और मेरे प्यारे साथियों रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होनी चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक राष्ट्र कवि भी हैं जो जनतंत्र के जन्म के लेखक हैं। आगे चलते हैं, इनके जन्म की ओर बात करते हैं। तो इनका जन्म 23 दिसंबर 1908 ईस्वी में, लेकिन कहां पे, सिमरिया बेगूसराय बिहार। सिमरिया बेगूसराय बिहार। देखिए ये एक राष्ट्र कवि थे मेरे प्यारे बच्चों, ये एक राष्ट्र कवि थे और इनका जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। लेकिन अब आप जाइएगा तो इनके गांव यानी सिमरिया गांव को, इनके गांव का नाम इनके ही नाम पे रखा गया है। अब उस गांव का नाम रख दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर ग्राम। दिनकर ग्राम के नाम से जाना जाता है। तो अब आप सिमरिया कहिएगा तो पुराने लोग जानते हैं, लेकिन नवजुवक लोग से पूछिएगा कि सिमरिया कौन है तो नहीं बताएंगे। वो दिनकर गांव के नाम से जाना जाता है। तो उनका जन्म बिहार में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि निम्नलिखित में से किस कवि का जन्म बिहार में हुआ था। तो बेगूसराय बिहार सिमरिया, यानी बिहार जिले के बेगूसराय में सिमरिया में उनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं, इनके निधन की बात करते हैं। इनके निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को, इनके निधन 24 अप्रैल 1974। इनके मां का नाम, इनके माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था, तो मनरूप देवी, और इनके पिता का नाम क्या था, तो रवि सिंह। बात करते हैं मैट्रिक की परीक्षा। मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से किए थे। उसके बाद हिंदी के प्रोफेसर भी ये रहे, हिंदी के प्रोफेसर बिहार विश्वविद्यालय में रहे थे। उसके बाद ये कुलपति भी रहे थे भागलपुर विश्वविद्यालय। आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे साथियों कि दिनकर ने मैट्रिक की परीक्षा किस विश्वविद्यालय से की, तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा किए थे। इन्होंने हिंदी में प्रोफेसर किस विश्वविद्यालय में, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर है। और उसके बाद ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, तो आपका आंसर क्या होगा, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से, जनतंत्र के जन्म के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। इनका निधन 24 अप्रैल 1977 को हुआ, 74 को। इनके माता का नाम मनरूप और पिता का नाम रवि सिंह। और ये मैट्रिक की परीक्षा 1928 ईस्वी में मोकामा घाट से, और हिंदी के प्रोफेसर विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय, और कुलपति मोकामा विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं अगले को अध्याय की ओर। अगले मतलब इनकी कृतियों के बारे में पता कर लेते हैं। रेणुका, इनकी कृतियां बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता था। मेरे प्यारे बच्चों इनकी कृतियां अथाह कृतियां हैं। ये जब भी बैठते थे ना कृतियां लिख देते थे। ये जब भी बैठते थे लेकर के कुछ भी, तो ये अपना कुछ ना कुछ कविता कहानी तुरंत लिख देते थे। मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही तीव्र बुद्धि के छात्र थे। आगे चलते हैं, इनकी जो कृतियां हैं वो रेणुका है, हुंकार है, रसवंती, रश्मिरथी, उर्वशी। उर्वशी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हारे को हरिनाम, अर्धनारी ईश्वर। आपको 12वीं क्लास में जाइएगा तो हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में ये अर्धनारी ईश्वर आपको पढ़ना होगा। शायद दूसरा या तीसरा अध्याय है, दूसरा ही अध्याय अर्धनारी ईश्वर। संस्कृति के 4 अध्याय, व्हाट पीपल, ये इनकी कृतियां हैं।
आगे चलते हैं। दिनकर जी को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा कि दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो उर्वशी पर मिला, कब नहीं, किस पुस्तक पे, कब तो पता नहीं है, मतलब ईशानिश भी नहीं दिया है। उर्वशी पे इन्हें, उर्वशी नामक पुस्तक पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जिसके चलते उर्वशी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सब लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। केवल आप लोग वीडियो को देख करके वीडियो का आनंद लेते हैं, उसका लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार वीडियो को अपने अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका आनंद ले सके। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं कि उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी मिला था। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी, तो संस्कृत के 4 अध्याय पर उन्हें साहित्य अकादमी मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पे मिला था। ये 2 पुस्तक आप याद रखिएगा। उनके बाद दिनकर जी छायावादी कवि थे। छायावादी कवि, और छायावादी कवि के मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रकृति के बारे में वर्णन करना। दिनकर जी किस प्रकार के कवि थे, छायावादी कवि थे। और इन्होंने कविता की शुरुआत कब की थी, 30 के दशक के आसपास इन्होंने कविता की शुरुआत की थी। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि कवि परिचय से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार फिर से इनकी कृतियां रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, रश्मिरथी है, उर्वशी, उर्वशी इंपॉर्टेंट है। उनके बाद हारे को हरिनाम, अर्धनारी ईश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, वट पीपल। दिनकर जी को उर्वशी पर ज्ञानपीठ मिला और संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी मिला, और ये छायावादी कवि थे। क्लियर, अब हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों हमारा पाठ, जो जनतंत्र का जन्म। कल के पाठ में पढ़े थे भारत माता, जिनमें भारत गुलाम था। आज हम पढ़ेंगे कि भारत आजाद हो गया है, और आजादी का वर्णन करते हुए हमारे रामधारी सिंह दिनकर कितने महत्वपूर्ण कविता लिखी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कविता है, पढ़ करके बड़ा ही मजा आएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र के मतलब जनता का तंत्र होता है, यानी कहने का मतलब कि हमारा देश आजाद हो चुका है, अब भारत में स्वतंत्रता आ गई है, उनका जन्म अब हो गया है। सबसे पहले क्या करते हैं देखिए, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इतलाती है, दोराह समय के रख घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक कविता लिखे थे, जिनका जन्म था जनतंत्र का जन्म। क्लियर, तो बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अभी हम बात कर लेते हैं आपसे, ये था जनतंत्र के जन्म की क्या होती है अर्थ। देखिए, सदियों की ठंडी बुझी राख से बुगा उठी, जो हमारा देश सदियों से गुलाम था, अब मेरे प्यारे बच्चों आजादी के लिए थोड़ी सी आग सुगबुगा रही है, यानी कि 1857 की क्रांति का आगाज हो चुका है। अब हम धीरे धीरे हमारी जनता अब देश की आजादी के लिए उत्सुक हो रही है। तो सदियों की जो ठंडी बुझी आग थी मेरे प्यारे बच्चों, वो अब सुगबुगा रही है। मिट्टी सोने की ताज पहनकर आती है, मिट्टी सोने की ताज। अब हमारी धरती सोने की ताज पहनेगी, क्योंकि अब हम यहां स्वतंत्र हो गए हैं। हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। सदियों की ठंडी जो आग थी वो सुगबुगा उठी है, अब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिट्टी की सोने ताज पहन इटलाती है, दो राह समय के रक्त का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्लियर, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब देखिए, अंग्रेजों की सिंहासन खाली करने की बात कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर की। अब अपना सिंहासन खाली करो, अब हमारे देश की जनता आपके सिंहासन पर बैठने वाली है। अब तुम लोगों ने जितना राज किया, जितना सताने वाले थे सता लिए, क्योंकि अब जो ठंडी आग थी वो बुझी राख थी, अब वो सुगबुगा रही है। अब धीरे धीरे अंग्रेज सिंहासन खाली करो, यानी कि हमारे देश से अब यहां से निकलो, यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्या है श्लोक, जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्ते, जाड़े पाले की कसक सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे, तब भी कभी ना मुंह खोलकर दर्द कहने वाली। वाह, कितनी दर्दनाक लाइन है। जनता क्वेश्चन मार्क, जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही हमारे देश की जनता अंग्रेजों के
चलिए प्यारे बच्चों, क्या कर रही है जनता? हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही। जब अंग्रेज हमारे देश पे शासन कर रहे थे तो जनता अबोध मूर्ति थी, मिट्टी की मूर्त थी, किसी प्रकार की उसमें शक्ति नहीं, ताकत नहीं थी कि वह अंग्रेजों के खिलाफ कुछ कर सके, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा सके, उसमें इतनी शक्ति नहीं थी मेरे प्यारे बच्चों। और ये बात समझ में ना? तो वही कवि कहते हैं कि जनता हाँ मिट्टी की अबोध वही मूर्तें, जाड़े पाले की कसक सहने वाली, क्या ठंडी क्या गर्मी क्या बरसात, किसी प्रकार की कोई उन्हें सुख सुविधा नहीं थी। वो अपनी गर्मी जाड़े पाले में हरदम एक समान रहते थे। अंग्रेजों के जब पराधीन थे हम लोग, उसके बाद कहते कि जब अंग अंग लगे सांप को चूसने वाली, उसके अंग में एकदम ठंडी पाला, ऐसा लगता था जैसे सांप चूस रहा है, कोई मक्खी उनके खून को चूस रहा है। उसके बाद तब भी कभी ना मुंह खोलकर दर्द करने वाली, लेकिन तभी ना, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हर कष्ट हर दिक्कत सहने के बावजूद अंग्रेजों के खिलाफ अपने मुंह को खोलने की उनमें शक्ति नहीं थी, उनमें किसी प्रकार की ताकत नहीं थी कि हम अपने मुंह को खोल सके। आ रही बात समझ में ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, अगला लाइन कर रहा है कि जनता हाँ लंबी लंबी जीव वही कसम, जनता सचमुच ही वही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस जनता का क्या राय है, प्रश्न गुड़ जनता इस पर क्या कहती है। कबीर अवधारी से दिनकर जनता से, भारत की जनता से प्रश्न पूछते हैं और वह प्रश्न अभी गुड़ है, छिपा हुआ है, उसका उत्तर नहीं मिला है। क्या प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सुन लीजिए। लेखक यही प्रश्न पूछते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया है, और हमारा देश आजाद हो गया है तो इस सिंहासन पे कौन बैठेगा? सिंहासन पे बैठाने वाले हमारे देश की जनता है या कोई और व्यक्ति बैठेगा? वही कहते कि जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ वही कसम, वही कसम। उसके बाद जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। आज हमारी देश की जनता है जो अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के खिलाफ इतनी शक्ति से लड़ाई लड़कर, इतनी कष्टों को सह करके, गर्मी जाड़ा बरसात हर मौसम में हर परिस्थितियों में वेदना को सहते हुए इन्होंने अपने देश को आजाद किया है। तो इस देश की आजादी के बाद जो ताज चढ़ेगी वो किसके सर पे चढ़ेगी? क्या जनता के सर पे चढ़ेगी या फिर अंग्रेजों के जैसा ही वैसा राज होगा? ये अभी प्रश्न गूढ़ है, छिपा हुआ है, इसका आंसर, इसका उत्तर अभी भी नहीं मिला है। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं कि सो ठीक मगर आखिर, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? जनता का राय क्या है? जनमत की राय क्या है? हम लोग आजाद हो गए मेरे प्यारे साथियों, तो क्या वही स्थिति आएगी, अंग्रेजों वाली स्थिति आएगी कि हर कष्ट हर वेदना हर दुख हमारे देश की जनता को सहना पड़ेगा? नहीं मेरे प्यारे साथियों, कवि दिनकर जी यही कहते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया, अब किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होगा। यहां पे कह रहे कि तभी ना कभी मुंह खोलकर कहने वाली, लेकिन अब हम आजाद हो गए, हम अपनी किसी भी कष्टों को, किसी भी भावनाओं को खुल करके सरकार के समक्ष करेंगे, सरकार के समक्ष अपनी दुखों को रखेंगे, सरकार के समक्ष अपनी कष्टों को रखते थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब देश गुलाम था तो यही हम दुख अपने मुंह को खोल करके अंग्रेजों के सामने नहीं कह सकते। लेकिन यहां पे क्या करें कि सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? ठीक है हम लोग आजाद हो गए हैं, लेकिन हम लोग का जनमत क्या है, जनता का मत क्या है? अंग्रेजों के खिलाफ हमने तो कोई आवाज उठाई नहीं, लेकिन अब जनमत क्या है? इसके बाद क्या कहते हैं कभी देख लीजिए। मानो जनता वह फूल जिसे एहसास नहीं, मानो जनता वह फूल जिसे एहसास नहीं, मानो मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तब उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित चार खिलौनों में। वाह क्या कवि कहते हैं, कवि कहते हैं कि हमारे देश की जनता दुधमुही बच्ची नहीं है जो बोतल के दूध को दे दीजिएगा तो चुप हो जाएगी, वो अब नहीं है। पहले अंग्रेजों के खिलाफ थी, अंग्रेजों के खिलाफ हमारी जनता दूधमुही दूध बच्चे की तरह थी। अंग्रेज अधिकार करते थे, उसको अपना शासन चलाते थे तो हमारी जनता चुप हो जाती थी, किसी में शक्ति नहीं थी कि हम अपनी आवाज को उसके समक्ष कर सके। तो मानो जनता वो फूल जिसे एहसास नहीं, अब वो जनता नहीं है। मानो जनता वो फूल नहीं जिसे एहसास नहीं, मानो वो जनता नहीं है जो तुम फूल समझते हो, कहीं पे तोड़कर कहीं पे चढ़ा दो, कहीं से उतार कर कहीं रख दो, वो अब जनता नहीं है, वो अब फूल नहीं है। जब चाहो उसे उतार लो और सजा लो दोनों में। जिस तरह से तुम फूल को किसी भी तरह से तोड़ देते हो, कहीं सजा लेते हो, कहीं फेंक देते हो, कहीं रख देते हो, वो अब जनता हमारी नहीं है। अब जनता समझदार होगी, अपने देश के खिलाफ लड़ेगी, अब अंग्रेजों को भगाएगी, अथवा कोई दूधमुही जिसे बहलाने में। और वो जनता हमारी दूधमुही बच्ची भी नहीं है जिसे तुम दूध दे करके बहला देते हो, चार खिलौने दे करके तुम बच्चे को शांत करा देते हो।
अथवा कोई दुधमुही बच्चे नहीं, जंतर मंतर सीमित 4 खिलौनों में, और हमारी वो जनता भी नहीं जो जंतर मंतर में और 4 खिलौनों में आसानी से बस जाएगी। नहीं, अब वो जनता हमारी समझदार हो गई है और एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगी और अपना अधिकार दिलाएगी। आ रही बात समझ में? तो वही ये कह रहे हैं कि हमारी जनता वो दुधमुही बच्ची नहीं है। जिस तरह से एक छोटी सी बच्ची को नेपल का दूध देकर के, डिब्बे का दूध देकर करके चुप करा सकते हैं, वो हमारी जनता नहीं है। या हमारी जनता वो फूल भी नहीं है, जिस तरह से तुम किसी भी फूल को तोड़ करके कहीं भी रख देते हो, वो अब हमारी जनता नहीं है कि किसी भी हमारी जनता को कहीं भी कर सकते हो। नहीं, अब वो जनता समझदार हो गई है। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपा कूल होकर भ्रिकुटी चढ़ाती है, दोरा समय के रगरग नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब क्या कहते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। किसी भी देश की शक्ति उनके देश में रहने वाला जनता की होती है, और वो जनता अगर अपनी अधिकार दिखाना चाहती है तो बड़े बड़े के सिंहासन हिल उठते हैं, राजमहलों की नींव उखड़ जाती है। वही कहते हैं कि लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल होकर भ्रिकुटी चढ़ाती है। जब किसी देश की जनता कोपाकुल का मतलब क्रोधित होकर, अपनी भ्रिकुटी मतलब भाव, जब भाव चढ़ाती है तो बड़े बड़े राजनेताओं की सिंहासन खाली हो जाती है। दो समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब मानेगी नहीं जनता, अब जनता मानने वाली नहीं है। अब सिंहासन खाली करो, अब हमारे देश की बारी है, हमारे देश की जनता की बारी है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। जनता की ललकार से बड़े बड़े नेताओं के महलों की नींव उखड़ जाती है। सांसों के बल ताज हवा में उड़ता है, और जब जनता सांस लेती है अपनी शक्ति से, तो ताज के मतलब कि राजा की ताज, सर का मुकुट भी उड़ जाता है। जनता की रोके राह वह समय में ताव कहां, जिधर वह चाहते उधर मुड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, जनता की राह को रोक दे। समय में भी, ये समय में भी शक्ति नहीं है, समय को भी बदल के रख सकते हैं। अगर जनता हुंकार दे तो बड़े बड़े की नींव उखड़ जाती है। वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ जाता है, और जनता जिधर ही चाहती है काल उधर ही मुड़ जाता है, काल उधर ही चला जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं अगले लाइन की ओर। अगला थोड़ा सा ये है, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, या बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। गवाक्ष के मतलब होता है किवाड़। बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, और यह नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चिरते तिमिर अंधकार उड़ते जाते हैं। अब जनता आकाश के दरवाजे को, पताल के दरवाजे, आकाश पताल से अपनी शक्ति दिखा करके दरवाजे तोड़ करके आएगी। बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, और यहां नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चिरते तिमिर, वक्ष, वक्ष का मतलब तिमिर माने अंधकार को चीर करके आएंगे। आ रही बात समझ में ना? तो अब जनता में वो शक्ति आ गई है, जनता में वो ताकत आ गई है। अब जनता समझदार हो गई है। जनता दूध मुही बच्ची नहीं है मेरे प्यारे बच्चों की, खिलौने देकर के आप उसे आसानी से बजा सकते हो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार देख लेते हैं। क्या कहता है कि यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं, चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। आगे, सबसे विराट जनतंत्र का जन्म आ पहुंचा। विराट माने सबसे विशाल। अब हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं। अंग्रेजों की जितनी भी दुख थी ना, कष्ट थी, वेदना थी, हम लोग सह लिए। अब सहेंगे नहीं। अब हम धरती से चीड़ कर आएंगे, आसमान के दरवाजे को फाड़ कर आएंगे। वही कहते हैं कि बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाता। अंबर माने आकाश, गवाक्ष माने खिड़की होता है। सबसे विराट जनतंत्र का जन्म आ पहुंचा। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक जनता का नहीं, राजा का 30 कोटि जनता के सिर मुकुट। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। इसके पहले वाले भारत माता वाला कविता में पढ़ते कि 30 कोटि संतान नग्नता अज निरस्त वस्त्र जन। लेकिन यहाँ पे ये जो कविता लिखी गई 33 कोटि यानी 33 करोड़ जनता का सिंहासन खाली करो। एगो नहीं, क्योंकि हमारे देश की आजाद कराने के लिए हमारे देश के जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग थे, सभी ने अपनी बलिदानी दी है। किसी एक की बाप की औकात नहीं थी कि हमारे देश को आजाद कराया था। आ रही बात समझ में ना? चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म के मानने वाले लोग, हमारे देश की आजादी में सब लोग लड़े थे, और सब लोगों ने अपनी अपनी खून की नदियां बहाई है। ये किसी एक की देश की बाप की देश नहीं है। सभी देश, सभी जातियों, सभी धर्म को मानने वाले को समान अधिकार है। आ रही बात समझ में ना? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। उनसे पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग कहते हैं कि ऐसा करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे।
सबसे पहले आप इतिहास को पढ़ लीजिए। इस देश को आजाद कराने में सभी धर्मों का एक समान योगदान है। इसलिए कवि कहते हैं कि 33 करोड़ जनता का सिंहासन बनाओ, एक नहीं 33 करोड़। सबसे विराट जनतंत्र का जगत आ पहुंचा। आज हमारे देश में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 33 करोड़ जनता का जनतंत्र विकास आ पहुंचा है। अभिषेक राजा का नहीं, आज प्रजा का होने वाली। अभिषेक किसी एक राजा का नहीं होगा। अभिषेक मतलब राज तिलक किसी एक राजा का नहीं होगा। हमारे देश के पूरे 33 करोड़ जनताओं का अभिषेक होगा। और 33 करोड़ सिंहासन बनाओ, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो और 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट रखनी चाहिए। आगे चलते हैं। आरती लिए तुम किसे ढूंढता है भाई? आरती लिए तुम किसे ढूंढता है? मूर्ख, मंदिरों, राजखानों, तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ते रहे, देवता मिलेंगे खेतों और खलिहानों में। कभी कहते हैं कि आरती लिए तुम देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हो, खोजते हो। आरती लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के अगर सही रूपों में अगर कोई जनता है और सही रूपों में कोई देवता है तो हमारे देश के लोग हैं। और वो कहां मिलेंगे? तो सड़कों पे या कारखानों में काम करते हुए गरीब मेहनत कश लोग मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं की मेहनत पर आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है। कोई दिक्कत नहीं। वही कवि कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देख लीजिए क्या कहते हैं। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। मंदिरों में, राजखानों में, तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ते, देवता मिलेंगे खेतों और खलिहानों में। कवि कहते हैं, मतलब इसका अर्थ लिखने की बात आएगा, अगर व्याख्या करने की बात आएगा तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता जनतंत्र के जन्म पाठ से ली गई है। इसमें लेखक ने जनता के भगवान रूपी स्वप्न देखने की बात करती है, जनता को भगवान के समान मानने की, भगवान के समान मानने का बात इसमें बताया गया। लेखक कहते हैं कि आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने मंदिरों में, मस्जिदों में जाकर के देवी देवताओं को खोजते हैं, लेकिन आपका असली देवता हमारे देश के किसान है, जो खेतों और कारखानों में काम करते हुए मिलेंगे। और इन्हीं की मेहनत के चलते आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश की असली जो देवता है वो हमारे देश की जनता है। और कहां मिलेगी? सड़कों और खेतों में, खलिहानों में काम करते हुए मिलेगी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फावड़े और हल राजदंड बनने को है। फावड़े और हल, मैराथन क्लास करा रहे थे तो ये आपको पता होना चाहिए कि फावड़े और हल क्या बनने वाले? राजदंड। राजदंड के मतलब क्या? हमारे देश की आर्थिक स्थिति किसानों पर निर्भर करती है और किसान की दो अस्त्र है और शस्त्र कह लीजिए, फावड़े और हल, कुदारी और हल। धूसरते सोने की श्रृंगार सजाती है। धूसर सोने की श्रृंगार सजाती है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। वही बात है। फावड़े और हल राजदंड बनने को है। धूसरता सोने की श्रृंगार सजाती है। दोरा समय की नर्मदा घाट सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब हमारे देश की जनता आ गई है। 33 करोड़ सिंहासन खाली करो। फावड़े और हल राजदंड बनने वाले। राजदंड क्या बनेंगे? हल और कुदाली राजदंड बनने वाले। धूसरता सोने की श्रृंगार सजाती है। श्रृंगार, एक क्वेश्चन भी आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शुरू से? तो श्रृंगार मेरे प्यारे शब्द ऐसे लिखा जाता है, बात को समझ लीजिएगा। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। क्लियर? चलिए, दोरा समय के घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब जनता आ गई है, सिंहासन खाली कर दो अंग्रेजों भाई। अब भारत को छोड़ करके तुम चले जाओ, क्योंकि आपकी कोई अब इज्जत यहाँ करने वाला नहीं है। जितने साल तक तुमने हमारे देश के लोगों को सता लिया, अत्याचार कर लिया, अब करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जनता अब वो दूध मुही बच्चा नहीं है। चलिए, यही है मेरे प्यारे बच्चों कविता। बड़ा ही सरल और आसान था और हमारे देश की आजादी के लिए कविता थी। चलिए सीधे चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। क्या आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए राजी हैं? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, इसमें किसी भी प्रकार की कोई टाइम आउट नहीं किया जाएगा, यानी कि ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आ रही बात समझ में? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1904, 28 अक्टूबर 1994, 24 अप्रैल 1906 या 23 सितंबर 1908? आप बताइए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? हम कवि परिचय में आपको पढ़ाए थे। कवि परिचय में 23 सितंबर 1908 में हुआ था इनका जन्म। 23 सितंबर 1908 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ था? याद रखिएगा, बेगूसराय बेगूसराय जिला में हुआ था। और गांव का नाम मेरे प्यारे बच्चों सिमरिया था। गांव का नाम क्या था? सिमरिया। और राज्य मेरे प्यारे बच्चों बिहार था, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिनकर जी किस युग के काल के कवि थे? तो दिनकर युग छायावादी कवि थे मेरे प्यारे बच्चों, छायावादी कवि थे।
क्लियर, छायावादी कवि थे। आगे चलते हैं, दिनकर जी की किस भावधारा के कवि थे? दिनकर जी राष्ट्रीय भावधारा के प्रगतिवादी, राष्ट्रीय भावधारा के कवि थे मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय भावधारा के कवि, प्रगतिवाद नहीं, सौंदर्यवादी नहीं, अराजनीतिक नहीं, वो राष्ट्रीय भावधारा के कवि थे। उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है? तो ये है जनतंत्र के जन्म कविता की पंक्ति। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, दिनकर जी कवि के साथ साथ थे उपन्यासकार, आलोचक, गद्यकार, इनमें से कोई नहीं। ये क्या थे? उपन्यासकार भी थे। ये एक कवि के साथ साथ बहुत सारे इनमें गुण थे मेरे प्यारे बच्चों। कवि के साथ साथ इनमें बहुत सारे गुण भी थे। वो गुण कौन कौन से थे एक बार सारे बच्चे बताइएगा। चलिए, कह रहा है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। गद्य का मतलब कहानी वाला भी लिखते, कहानी लिखते थे। आगे चलते अगले क्वेश्चन की ओर। दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे? तो मेरे प्यारे बच्चों, भागलपुर विश्वविद्यालय, बताया था ना कि दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे, ये याद रखिएगा, भागलपुर विश्वविद्यालय। आगे, दिनकर जी को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी मिला था? मेरे प्यारे बच्चों, उर्वशी पर नहीं, संस्कृति के 4 अध्याय पर उन्हें साहित्य अकादमी मिला और उर्वशी पर उन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद रखिएगा, ये जो साहित्य संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला। आगे, दिनकर जी को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी पर। किन पर मिला? उर्वशी पर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठलाती है? तो देश की जनता, देश की जनता सोने की ताज पहनकर इठलाती है मेरे प्यारे साथियों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवि दिनकर किनके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो जाहिर सी बात है, जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। इस पाठ में जो भी बातें बताई गई है जनता के सामने बताई गई है। और अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है? कवि दिनकर ने दूधमुही शब्द का प्रयोग किनके लिए किया है? तो प्यारे बच्चों, दूधमुही बच्चों का दूधमुही के लिए प्रयोग जनता के लिए किए हैं। आप बालिकाओं के लिए मत मार दीजिएगा। दूधमुही बच्चा किसके लिए किया गया है मेरे प्यारे साथियों? अगला क्वेश्चन, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता किसान मजदूर है। और कहां मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों? तो खेतों में काम करते हुए मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्र कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, साहित्य अकादमी से, उपर्युक्त सभी। ये राष्ट्र कवि थे मेरे प्यारे बच्चों। ये जब भी बैठते थे ना तो कोई ना कोई कविता कहानी तुरंत हमें लिख देते थे। ये टॉयलेटों में बैठते थे तो तुरंत को कविता लिख देते, इतना इनका दिमाग तेज था। आ रही बात समझ में? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? उर्वशी संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मि रथी, ग्राम्या। ग्राम्या नहीं है, भारत माता ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत की है ये, और ये भारत माता ली गई है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किनके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो जनता के हुंकारों से मेरे प्यारे बच्चों, जनता की हुंकारों से नींव उखड़ जाती है। बड़े बड़े लोगों की नींव जनता के हुंकारों से उखड़ जाती है। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या था? श्रृंगार, रहस्यवाद, प्रकृति और सौंदर्य, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। प्रकृति एवं सौंदर्य की ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना था। इनके काव्य का मूल भाव यही होता था, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति है किनकी? दिनकर की। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें मात्र 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और आप इन 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितने सही किए हैं एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। लगभग आपको 19 में 19 सही होना चाहिए। एक बार सारे बच्चों को हम देख लेते हैं कि कौन कितना सही करके लाते हैं। सभी बच्चे, चलिए सबका ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। बड़ा ही एकदम छोटा सा पाठ है, राष्ट्र कवि है, ये बहुत अच्छा और आसान था।
और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इनसे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और सबसे पहली अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे किस विश्वविद्यालय में, ये सब याद कर लीजिएगा, काफी परिचय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।